Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll deal with minors agreement in contract law. Okay, minors जो होते हैं 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट में क्या रोल रहता है इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन. तो सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है एक असेंशियल एज कि पार्टीज जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बाकी असेंशियल्स तो हैं हमारे सेक्शन 10 में. उसके साथ हमारा सबसे अहम जो है एक असेंशियल ये भी है कि जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, है ना, जो भी लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज जो हैं वो होनी चाहिए कॉम्पिटेंट. अब कॉम्पिटेंसी जो है वो हमारा सेक्शन 11 बताता है कि कॉम्पिटेंसी क्या है. पहली कॉम्पिटेंसी तो वो बता रहा है, सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 11 बोलता है कि माइनर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. मतलब माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एज अ पार्टी नहीं हो सकती. माइनर का क्या मतलब होता है? माइनर मतलब वो लोग जो 18 साल से बिलो हैं, 18 साल की एज से बिलो हैं, उनको हम माइनर्स बोलते हैं. और माइनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है हमारी? एज ऑफ मेजॉरिटी है 18 साल ऑफ द ईयर्स, है ना, 18 ईयर्स. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट डिफाइन करता है 1875 जो है हमारा, वो बोलता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18 ईयर्स, है ना. किस एक्ट के अंदर है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंडर. पर अगर किसी माइनर का मतलब अगर किसी 18 साल के बच्चे का कोई गार्जियन हो, गार्जियन लीगली अपॉइंटेड गार्जियन हो, गार्जियन मतलब जो उसकी देख रेख कर रहा है, ओके, जो उसके लिए फैसले ले रहा है अभी तक, तो गार्जियन अगर लीगली अपॉइंटेड गार्जियन है किसी माइनर का, किसी बच्चे का, तो उस केस में उस बच्चे की मेजॉरिटी की एज हो जाएगी 21. उस एज में जाके 21 एज में जाके फिर बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा. किस केस में? जहां उसके लिए गार्जियन अपॉइंटेड हो. क्यों? क्योंकि गार्जियन जनरली अपॉइंट ही बच्चे के लिए डिसीजंस लेने के लिए होता है. तो इफ देयर समबडी ऑलरेडी अपॉइंटेड, तो आपको फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट का कब मिलेगी? 21 साल की एज में जाके मिलती है. ठीक है. तो अगर आपका कोई गार्जियन नहीं है तो 18 साल जो है आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी है. अगर आपका गार्जियन है तो 21 साल में आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा. ये हमारी एज ऑफ मेजॉरिटी की बात हो गई, है ना. हम एज ऑफ मेजॉरिटी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 11 बोलता है कि माइनर तो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो मेजर कौन होते हैं? 18 साल से ऊपर, और अगर गार्जियन हुआ तो 21 साल से ऊपर जो भी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब अब आ जाओ नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट में. मतलब कि माइनर का अग्रीमेंट का वो क्या होता है, नेचर क्या होता है. बेसिकली अगर हम सबसे फेमस लैंडमार्क जजमेंट मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बारे में बात करें तो वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी किसी माइनर के साथ होता है तो वो वॉइड अब इनिशियो होता है. वॉइड अब इनिशियो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग. स्टार्टिंग से लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. जब वो बना ही है, जब से वो स्टार्ट ही हुआ है, तब से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड. वॉइड का मतलब होता है विद नो लीगल इफेक्ट्स, मतलब कि जीरो, मतलब उसको हम मानते ही नहीं है. वॉइड मतलब नॉन एग्जिस्टेंस एक तरीके से. ठीक है. तो दिस इज व्हाट मोहरी बीबी सेड. मोहरी बीबी की बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और माइनर के रिस्पेक्ट में इन्होंने बोला कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होगा. ये याद रखना, मोहरी बीबी की सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ. फिर उसके बाद इंग्लिश लॉ भी इसका साथ देता है. इंग्लिश लॉ भी यही बोलता है कि कुछ कैटेगरीज हैं इन्फेंट के अग्रीमेंट की जो कि वॉइड मानी जाती है अंडर इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट. ये याद रखना है. इन्फेंट रिलीफ एक्ट तो याद रखना, नहीं रखना तो इतना याद रख लेना कि इंग्लिश लॉ भी माइनर्स के अग्रीमेंट्स को वॉइड मानता है. ये याद रख लेना थोड़ा बहुत. फिर एक आध हम और केस लॉ देख लेते हैं जिससे हमारा और क्लियर हो जाएगा कि क्या नेचर रहता है. अब कुछ केसेस में कोर्ट ने बोला है कि जो माइनर का गार्जियन है, अगर वो कोई माइनर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है. ठीक है. इसमें एक केस लॉ भी है जिसका नाम है सिरक्कुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुरा सुब्बा राव. 1947 का ये केस लॉ है. इसमें कोर्ट ने वैलिडेट किया द एक्ट ऑफ अ मदर एक्टिंग एज अ माइनर्स गार्जियन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
फॉर पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग हिज फादर्स डेब्ट्स। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर माइनर हुआ था, पर क्योंकि उसकी गार्जियन उसकी मदर थी और मदर के थ्रू उसने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर समथिंग, जैसे कि उसके फादर के डेट्स चुकाने के लिए, उसके फादर का कर्जा चुकाने के लिए, तो इसलिए इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको वॉइड नहीं माना जा रहा है ना, उसको वॉइड हम नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया था? गार्जियन ने। गार्जियन मतलब जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है माइनर के लिए, उस पर्सन ने माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड नहीं मानते और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ गार्जियन एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर देन इट इज स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा अगर वो गार्जियन ने माइनर के बेनिफिट के लिए और अपने लिमिट्स में रह के, अपनी कॉम्पिटेंसी की लिमिट्स में रह के उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। ओके, ये हमारा माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? अब देखो, लॉ ने बोल तो दिया है कि 18 साल से नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बट लोग कहाँ मानते हैं लॉ की बात? अगर लोग लॉ मानने लग गए तो फिर दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, राइट? तो जहाँ जहाँ पे माइनर अग्रीमेंट करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब धोखाधड़ी से जब भी अग्रीमेंट हो जाता है माइनर के साथ तो उस अग्रीमेंट्स के इफेक्ट क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पहला है नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। अब एस्टॉपल का प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एस्टॉपल इज बेसिकली अपनी कही हुई बात से मुकरना नहीं है। मतलब एक बार आपने एक बात बोल दी, अगर आपने एक बार जबान दे दी तो लॉ आपको उस जबान से मुकरने नहीं देगा, उस जबान से पीछे हटने नहीं देगा। ये एस्टॉपल का प्रिंसिपल है जो लॉ बताता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन गलत धोखाधड़ी से या मिसरिप्रेजेंटेशन से अपनी एज 18 साल से ऊपर बताकर एंटर कर लेता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर कोई बच्चा 18 इयर्स का ऊपर अपने आप को बताकर एंटर करता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, जब ये पर्सन को पता चला ये कोर्ट में गया, ओके, ये कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद अगर ये बच्चा बोलता है कि यार मैं तो 18 साल से बिलो हूँ और मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट मेरे को इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करूँगा मैं, बिकॉज मैं 18 साल से ऊपर हूँ, तो ये जो पर्सन है ये इसको स्टॉप नहीं कर सकता। स्टॉप मतलब रोक नहीं सकता अपनी ज़बान से, अपनी बात, अपनी कही बात से पीछे जाने से। इसने बात क्या कही थी, इसने बात क्या बताई थी कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ। तो जब ये डिफेंस दे रहा है इन अ कोर्ट कि मैं तो माइनर हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो जो दूसरी पार्टी है वो इसको स्टॉप नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती ये बोलने से कि तुमने हमें बताया था कि तुम 18 साल से ऊपर हो जब तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। माइनर का बहुत बेनिफिट होता है इससे, क्योंकि माइनर पहले गलती करके, गलत करके फिर बाद में मासूम बन सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कोर्ट विद दिस डिफेंस। और सबसे बड़ी बात, सामने वाली पार्टी इस डिफेंस का कुछ वो भी नहीं दे सकती, जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो स्टॉपल लगा ही नहीं सकती। तो ये सिंपल सी बात यही बोलता है, फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्टॉप टू सेट अप एज अ डिफेंस। एक केस लॉ जिसमें बोला गया था, पर्ल्स ड्रीम पैलेसेस कंस्ट्रक्शन वर्सेस विकास 2019, दैट माइनर्स अग्रीमेंट कैन नॉट बी हेल्ड टू बी लीगल एंड वैलिड यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल के डॉक्ट्राइन को आप यूज करके कि इससे तो ये बात बोली थी तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल है, वो वैलिड है, ये अब इस बात से पीछे नहीं मुड़ सकता, ये बोल के जो है आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल या वैलिड नहीं करवा सकते अगर वो माइनर के साथ हुआ है। देन सेकेंड इफेक्ट है हमारा नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट। माइनर की कोई लाइबिलिटी ही नहीं बनती, मतलब कि अगर उसने आपसे घर खरीदा, अगर उसने आपसे कार खरीदी, तो फिर उस कार के पैसे देने की लाइबिलिटी नहीं है माइनर की, कोई भी, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे परफॉर्मेंस वाली हो, माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। आप उसकी लाइबिलिटी एनफोर्स भी नहीं करवा सकते। अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसने अपनी जो बात कही थी वो परफॉर्म नहीं करी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस परफॉर्म नहीं करी, तो आप बाद में जाके उस माइनर को एनफोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि माइनर की कोई लाइबिलिटी ही नहीं मानी जाती कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी लीगल इफेक्ट्स होंगे या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, माइनर उन सबसे जो है बच जाएगा, बच के बस निकल जाएगा माइनर। माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, माइनर इज डिवॉइड ऑफ ऑल द लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। माइनर को तो
क्राइम करने पे भी लीगली आप गलत नहीं ठहरा सकते, माइनर तो तब भी निकल जाते हैं। तो 18 साल से जब तक कि आप कम एज के हो, जो करना है करो, क्योंकि आपको लॉ नहीं पकड़ सकता, सीधी सी बात पे तो लॉ आपको नहीं पकड़ सकता। कुछ सिचुएशंस अलग हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कि जहाँ पे जो है आपको माइनर होते हुए भी अपना किए हुए का भुगतान जो है वो देना पड़ता है। नाउ ये तो हो गया, लाइबिलिटी नहीं होती उनकी। नाउ लेट्स कम टू डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन होता है जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस थी पहले, उसको वापस से रिस्टोर करना, उसको वापस से वैसे ही कर देना। तो अगर इन्फेंट ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी और गुड्स बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अपनी एज गलत सलत बता के इन्फेंट ने मतलब माइनर ने कोई भी प्रॉपर्टी या गुड्स हथिया लिए, कोई भी प्रॉपर्टी ले ली, कोई भी गुड्स ले लिया, तो उस गुड्स की हम रिस्टोरेशन करवा सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन। मतलब कि जब तक के वो गुड्स उसके पोजेशन में हैं तब तक के हम उस गुड्स को आपको वापस दिलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी, हमारा ए जो है वो 18 ईयर्स बिलो, मतलब ए है हमारा माइनर। माइनर ने बी से जो है कुछ 20 kg एप्पल्स जो है वो ले लिए, ये गुड्स हैं, ठीक है, 20 kg एप्पल्स इसने ले लिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब तक के ये इन एप्पल्स को मार्केट में बेच नहीं देता तब तक के हम बी को वापस दिलवा सकते हैं। ये हम ये डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन के अंदर जो है बी को दिलवा सकते हैं ये 20 kg एप्पल्स। कौन? कोर्ट दिलवा सकता है इसको, बी को, ठीक है, ये हम दिलवा सकते हैं। जहां ए ने ये एप्पल्स मार्केट में बेच दिए और इसके पास इसको 10,000 रुपये जो है का मुनाफा हुआ या प्रॉफिट हुआ, इसको 10,000 रुपये मिले, तो जो ये 10,000 रुपये आएंगे ये हम बी को नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अब ये इसके पोजेशन में नहीं रहे। तो ये जो 10,000 रुपये इसको मिले भी हैं, इसका प्रॉफिट या इसका वैल्यू, ये भी हम बी को नहीं दिलवा सकते। हम सिर्फ बी को तब तक के दिलवा सकते जब तक के वो उसके पोजेशन में हो और ओरिजिनल कंडीशन में ही हो, तब तक के वी कैन रिस्टोर दीज थिंग्स टू बी बैक। बट when they have been sold, they have been transferred to a different person, then we cannot trace those goods back to the B or back to the original owner. तो यही बोलता है, if infant obtains property or goods by misrepresentation, restoration can be done as long as there are traceable in his possession. जब तक उसके possession में तब तक कि हम आपको वापस दिलवा सकते हैं। जहाँ पे infant has sold the goods or converted them, it cannot be made to repay the value of goods. जहाँ पे उसने वो goods बेच दिए या फिर उनको convert करवा दिया कोई और उसमें, तब हम वो जो उसकी वैल्यू है जो उसके पास अब है वो हम आपको नहीं दिलवा सकते, कोर्ट नहीं दिलवा सकता। इसमें एक केस भी है जहाँ पे बोल रहे हैं, लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल 1914 का केस है। डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई वेयर इन्फेंट हैज ऑब्टेन कैश इंस्टेड ऑफ गुड्स। जहाँ पे इन्फेंट ने आपसे लोन ले लिया या पैसे ले लिए, कैश ले लिया, वो हम आपको वापस नहीं दिलवा सकते। कैश वंस गॉन इज गॉन। तो माइनर लोग के साथ ढंग से अग्रीमेंट करो, सोच समझ के अग्रीमेंट करो। एक बार पैसा गया, कैश गया, रोकड़ा गया, तो माइनर से हम वापस आपको वो नहीं दिलवा सकते। हम मतलब कि कोर्ट आपको वापस नहीं दिलवा सकता, ये चीज़ ये याद रखना। माइनर के पास पैसा एक बार गया, गुड्स गए या प्रॉपर्टी गई तो फिर भी मिल सकता है वापस। कैश इफ इट्स गॉन विद द माइनर से हम उसको वापस नहीं दिलवा सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। तो दिस वाज स्टेटेड इन लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल 1914। तो ये थे हमारा माइनर का अग्रीमेंट का अफेक्ट, माइनर का नेचर क्या होता है अग्रीमेंट का, और माइनर क्या होता है सबसे पहली बात तो, और क्यों माइनर जो है वो अग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। माइनर का अग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो पढ़ के जरूर जाना अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पेपर के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।